स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2.3 का सब टॉपिक जो हमारे पास है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात स्टडी की थी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एक बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट मेथड है जिसमें हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोडक्ट का नाम हमने जो है वो लिया है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कहने की रीज़न क्या थी कि इसमें हमने बात देखी थी कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते थे लाइक फोर्स एंड मोमेंट आर्म, तो इनके इन बिटवीन जो साइन हम यूज़ करते थे वो होता था क्रॉस का, और रिज़ल्ट आता था हमारे पास टॉर्क, और वो क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर्ली हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन में हमने कंसिडर कर लिया, ये एक हमने प्लेन कंसिडर कर लिया। इस प्लेन के अंदर हमने दो वेक्टर जो हैं वो अपने ड्रॉ कर लिए। ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास हमारा बी वेक्टर है। इनके इन बिटवीन बनने वाला जो हमारे पास एंगल है, सपोज उसको हमने फाई कह दिया। ठीक है, यहाँ आप इसको थीटा कंसिडर कर लें। अब अगर हमने इन दो वेक्टर्स ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, वो होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास आता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर आप कंसिडर करें तो हमने जो डॉट प्रोडक्ट लिया था उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया था वो बाकी तो ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा कंपोनेंट था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो रिजल्ट आएगा वो साइन थीटा कंपोनेंट का आएगा, और साथ ही साथ यहाँ एक एडिशनल चीज़ होती है एन कैप। अब ये एन कैप हमारे पास क्या है, इसको हमने देखना है। तो इसके लिए आप ये ले लें कि जब भी दो वेक्टर्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हमने किसी एक प्लेन में कंसिडर किया है, तो उनकी इस क्रॉस प्रोडक्ट को हमें डिटरमिन करना है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी ये क्या होगी, हमारे पास ए क्रॉस बी इसकी प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे है, ये प्रोडक्ट हमने इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी इसके नॉर्मल में यानी 90 डिग्री के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो एन कैप अब क्या है इसको भी समझना है। तो क्योंकि हम जो है वो अब डील कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट, यानी हम जो है वो ऐसी प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं जो कि रिजल्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी देगी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर हम इस वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे जो यूज़ होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं अपवर्ड है, क्योंकि हमारी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अपवर्ड शो की जा रही है। अब इसको हमने जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों कहा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हमारे एक प्लेन के ऊपर नॉर्मल जो है वो ड्रॉ हुआ है जो कि आपकी क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो सिंपली शो कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ से यहाँ तो दिखा दिए कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर अपवर्ड है, लेकिन इसको एक रूल के थ्रू जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर यहाँ पे हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो डायरेक्शन क्या होगी, तो उस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड रूल। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बता दूँ, सपोज कर लेंगे हमारे पास एक आर वेक्टर है, ये हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, वो होता है टॉर्क। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है ना बेसिकली ये ए क्रॉस बी को शो कर रहा है, और इस टॉर्क को हमने यूँ अपवर्ड जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करके जो है वो शो किए। और अब अगर हम इस नॉर्मल वेक्टर के थ्रू जो है वो इस टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल को। तरीका क्या है कि आप ये कंसिडर कर लें ए फर्स्ट वेक्टर है और बी जो है वो सेकंड वेक्टर है।
तो आपने अपने फिंगर्स को सीधे जो है वो अब पहले इरेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से रखना है ए की डायरेक्शन में। फिर आपने क्या करना है, अपने इन फिंगर्स को जो है वो ए से बी की तरफ रोटेट करना है, यानी ये फाई की डायरेक्शन यूँ अपवर्ड है, ए टू बी, या आपकी थीटा की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो आपने क्या करना है, ए से बी की तरफ अपनी इन फिंगर्स को घुमाना है। घुमाने के साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपका थंब है वो सीधा इरेक्ट हो जाएगा, यानी सीधा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये जो आपका इरेक्टेड थंब होगा ये आपको इंडिकेट करेगा आपके नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को, या फिर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट कर सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला राइट हैंड रूल अप्लाई करके कि जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन जो है ये जिसको हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर से इंडिकेट किया है, ये कहाँ पे है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। सेम इसी तरह से जो है वो अगर हम ये देखना चाहें कि अब हम अपने वेक्टर्स को जो है वो थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, और रोटेट करके हम इस तरह कर लेते हैं, ये अगेन हमारा जो है वो प्लेन कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या कंसिडर किया, इस दफ़ा हमने ये कंसिडर किया कि बी वेक्टर हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ए वेक्टर हमारा सेकंड वेक्टर है। तो थीटा की डायरेक्शन हमेशा फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर होती है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है, इस तरफ। और अब हमने देखना है कि हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर की जो बेसिकली डायरेक्शन है वो क्या बन रही है, ठीक है। तो आप सिंपली देखें कि हमने बी से ए की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करना है, तो इस तरह अगर रोटेट करें तो हमारा जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो कहाँ बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी, ए क्रॉस, सॉरी यहाँ हम लिख लेते हैं बी क्रॉस ए, बिकॉज बी वेक्टर जो है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ये हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आ जाती है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास जो हमारा सिंपली ए क्रॉस बी था और ये बी क्रॉस ए है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन जो है वो यहाँ से हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वलेंट टू बी क्रॉस ए, बट नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को कि क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिकली क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो हैं वो हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्रॉस प्रोडक्ट की अब हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जो नंबर 1 करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रही है वो क्या है, वो ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती, डू नॉट ओबे, ठीक है। हमारी क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी इक्वल होना चाहिए बी क्रॉस ए के। लेकिन हमारे केस में क्या आ रहा है, हमारे केस में आ रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल आ रहा है माइनस बी क्रॉस ए के। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट पे ओबे नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट वन हम जो है वो अगर ये डिस्कस करें कि हमारे दो वेक्टर्स जो हैं वो अगर एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के केस में हम यूँ ले लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, और इनकी जो एंगल इनके दरमियान है वो 90 डिग्री है। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, तो फॉर्मूला इज़ ए क्रॉस बी इज़ इक्वलेंट टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो अगर ये बात कंसिडर कर लें, ठीक है, ये एन कैप भी है जो कि हमारी नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अगर ये देखें इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में क्या होगा,
साइन 90 हमेशा होता है इक्वल 1 के, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी एन कैप के, यानी हमें आंसर मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह जो है वो अगर हम अपने जो है वो एक्स वाई जी एक्सिस के ऊपर ये रूल अप्लाई करें कि ये हमारे पास जो है वो x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ i कैप है, यहाँ पे j कैप होगा और यहाँ पे हमारे पास k कैप आएगा। ठीक है, और इसकी साइक्लिक डायग्राम जो है वो अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होती है, ये i है, i से हम जाते हैं j की तरफ और j से जाते हैं k और फिर k टू i हम जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि तीनों जो हैं वो एक्सिस और तीनों जो है वो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम i और j की बात करें, ठीक है, यानी i और j की बात करें तो इनके दरमियान बनने वाले जो एंगल है वो क्या है, हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यूँ लिख लेते हैं i डॉट जे, आई क्रॉस जे अगर हम लें तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो इस केस में जो इनका आंसर आएगा वो हमेशा हमारे तीसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यानी के के। तो इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि अगर हम आई और जे के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर क्या होगा, के होगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम अब j और k के दरमियान जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं अगर j और k, तो आंसर क्या होगा, दूसरा जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा यानी j और k, तो आंसर हमारे पास i के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है k और i के दरमियान, तो रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास j के इक्विवेलेंट आएगा, k क्रॉस i इज इक्विवेलेंट टू j। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिजल्ट जो है वो रिड्यूस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो आप ये देखें, एक तो ये चीज़ है, साथ ही साथ अगर मैं इनकी डायरेक्शंस को ऑपोजिट कर लूँ, लाइक मैं j क्रॉस i कर लूँ तो रिजल्ट आएगा माइनस के में, मैं k क्रॉस j कर लूँ तो आंसर आएगा माइनस i, और अगर मैं i क्रॉस k कर लूँ तो आंसर आएगा माइनस j की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनके रिजल्ट क्या क्या आएंगे वो हमने डिटरमिन कर लिए। ये इक्वेशन जो है वो ये शो कर रही है कि ये ए बी तो मैग्नीट्यूड है लेकिन n जो है वो हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, जो कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अगर इसको आप यूँ देख लें कि जैसे प्रीवियसली हमने दो ए यूँ लिया था और बी यूँ लिया था। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर ये x है और हमने कहा ये y है, तो जो इनका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा थर्ड एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो अगर ये x है ये y है तो ये हमेशा हमारे पास जो है वो z एक्सिस के अलोंग ही ड्रॉ होगा। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशन कंसिडर कर लें, ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर है ये, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो आंसर इनका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। क्रॉस प्रोडक्ट को देखें तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए बी साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें साइन थीटा की तो वो 0 है। ठीक है, और साइन 0 इज 0, तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास बिल्कुल पैरेलल होंगे तो उस केस में जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगी। और सेम अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो एंगल इज़ 180 डिग्री। तो इस केस में ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री।
ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे भी हमारे पास 0, बिकॉज साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो वेदर हमारे दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 0 के ही इक्वल जो है वो आती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दो वेक्टर्स अगर बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि दो वेक्टर्स बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर दो इक्वल यूनिट वेक्टर्स लें लाइक आई एंड आई, ठीक है, और इनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिन करें, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा, 0, यानी आई क्रॉस आई किसके इक्वल, 0 के, सेम जे क्रॉस जे 0 के, और के क्रॉस के भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमने ये भी एक रिजल्ट जो है वो रिड्यूस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, डेट इज कि अगर हम जो है वो क्या करें, दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिटरमिन करके उनकी प्रोडक्ट जो है वो निकालें, तब रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components को मैंने सिंपली RC की फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं A क्रॉस B। A के कंपोनेंट्स अगर देखें तो AXI प्लस AYJ प्लस AZ ऑफ K मल्टीप्लाई बाय B के वेक्टर्स के कंपोनेंट देखें तो BXI प्लस BYJ प्लस BZ K। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, AX BX देन I क्रॉस I, ठीक है, नेक्स्ट प्लस AX BY I क्रॉस J, नेक्स्ट वन इज AX BZ एंड I क्रॉस K। ठीक है, ये फर्स्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, AY BX J क्रॉस I प्लस AY BY J क्रॉस J, नेक्स्ट लास्ट इसके साथ, तो क्या आएगा, AY BZ J क्रॉस K की फॉर्म में। अब लास्ट बच गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन तीनों से, दिस इज Z, तो क्या आएगा, AZ BX K क्रॉस I प्लस AZ BY K क्रॉस J, ठीक है, देन लास्ट AZ BZ K क्रॉस K। ठीक है, अब अगर हम ये बात देखें कि I क्रॉस I J क्रॉस J और K क्रॉस K ये तो 0 के इक्वल है, इसका मतलब है ये टर्म भी 0 हो गई हमारे पास, देन हमारे पास जो है वो ये टर्म भी 0 हो गई और ये टर्म भी जो है वो 0 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें I क्रॉस J किसके इक्वल था, K के इक्वल आ रहा था। ठीक है, इस चीज़ को हम जो है वो यूँ लिख लेते हैं कि I क्रॉस जो हमारे पास सिंपली J है वो K के इक्वल है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, AX BY K प्लस AX BZ। I क्रॉस K किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे, माइनस J के इक्वल है। ठीक है, तो माइनस J। ठीक है, देन अगर आगे प्रोसीड करें तो ये टर्म आती है AY BX J क्रॉस I हमारे पास इक्वल है माइनस K के। ठीक है, माइनस K के जो है वो इक्वल आ गया। फिर अगर हम इस टर्म की तरफ आएँ तो ये क्या है, AY BZ J क्रॉस K। तो J क्रॉस क्या है हमारे पास, J क्रॉस K जो है वो हमारे पास आ रहा है I के इक्वल।
ठीक है। और लास्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी टर्म्स बच जाती हैं, ये दो टर्म्स, इनको भी हम देख लेते हैं। तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जो है वो हमारे पास जे के इक्वल आ रहा है, ठीक है, जे। और लास्ट पे ए जेड बी वाई किसके इक्वल आ रहे हैं, के क्रॉस जे के, और के क्रॉस जे इज माइनस आई, ठीक है। इन तमाम को अब जो है वो हम एक अरेंज करके फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे हम यूँ लिख सकते हैं कि आई वाली टर्म एक ये है और एक हमारे पास आई की टर्म जो है वो सिंपली यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ए वाई बी जेड, और दूसरी टर्म हमारे पास आ रही है ये वाली, ठीक है, के क्रॉस जे की फॉर्म में, यहाँ पे जो हमारे पास माइनस आई आया था। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम यूँ लिख सकते हैं इसको ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और कॉमन आ गया आई, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम जो है वो जे की टर्म्स को कंबाइन करें इन दोनों को, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, रिज़ल्ट आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और लास्ट जो है वो हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो के लिए, और इसका क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास ए एक्स बी वाई प्लस ए वाई बी, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास x आ रहा है, ठीक है, ए वाई बी एक्स, और ये इक्वल आ गए यहाँ से k आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है कि हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड को, ठीक है। तो वो डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो लिख लेते हैं, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट वेक्टर मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, आई जे और के, ये तीनों हमारे पास यूनिट वेक्टर्स थे, ठीक है। ए के कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी के बी एक्स बी वाई एंड बी जेड के इक्वलेंट आ गया, और ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट को हम कम्प्लीटली सॉल्व करें तो आंसर हमारा जो है वो सेम यही आता है जो हमने यहाँ पे स्टेट किया। किस तरह से, फर्स्ट अगर इस कॉलम को हम जो है वो छोड़ दें तो इसकी हम जो है वो प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर हम इस कॉलम को छोड़ के इसकी और इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, देन इस कॉलम को छोड़ के इसकी और इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आंसर हमारे पास जो है वो यहाँ से सेम यही आ जाएगा जो हमने प्रीवियस मेथड से जो है वो डिटरमिन किया। नेक्स्ट एक और लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी बचती है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, और इनके दरमियान ये जो है वो इनका थीटा है, तो इन दो वेक्टर्स का जो हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है या इनकी जो हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो कि इक्वल होती है सिंपली ए क्रॉस बी के ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप के, इस प्रोडक्ट को अगर फाइंड करना है तो ये इक्वल होती है हमारे पास हमारे पैरेललोग्राम के एरिया के, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसके एरिया के इक्वल ये प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं अपने वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। तो एग्जांपल्स अगर लेना चाहें तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सिंपली एक एग्जांपल तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम जो है वो प्रोडक्ट ले लें, एक अगर हम स्पैनर कंसिडर कर लें, ठीक है, तो ये हमने एक स्पैनर ले लिया, ठीक है। इस स्पैनर के ऊपर हम ये इस तरह से जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये इसका जो है वो सिंपली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके हमारे लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान, यानी वो लाइन जिसके क्रॉस हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर यानी मोमेंट आर्म कहते हैं। अब इस मोमेंट आर्म और अगर फोर्स का हम मल्टीपल ले लें तो आंसर आता है हमारे पास सिंपली
टॉर्क की फॉर्म में, और ये हम देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया और आंसर क्या आ गया, एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और सेकंड इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम देखें कि एक फोर्स जो है वो मूविंग चार्ज पे लग रही है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है F इज इक्वलेंट टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। इसके लिए जो है वो ये क्या है कि एक जो है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इसमें एक चार्ज जो है वो आपका Q मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेलोसिटी और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें मिल जाती है फोर्स की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमें बताएगी कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड में एग्जर्ट हो रही होती है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2.3 कंप्लीट हो गया, दैट इज़ अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।